मित्रों, अभी तक हमने पहले एपिसोड में जाना कि किस प्रकार कन्नगी और कोवलन की शादी हो जाती है। उसके बाद माधवी की एंट्री होती है। माधवी बहुत रूपवती होती है जिसके प्रेम में फंस कर के कोवलन अपने 3 साल खराब कर देता है। लेकिन बाद में कोवलन को बुद्धि आती है, वो फिर से कन्नगी के पास चला आता है जहाँ पर कन्नगी ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब आते हैं हम आगे की कहानी में। और मित्रों, ये कहानी इस महाकाव्य का हृदय स्थल है। अब जानते हैं आगे क्या होता है, क्या कहती है कन्नगी, उनकी जिंदगी में क्या होता है। आइए जानते हैं इस विशेष एपिसोड में। कोवलन कन्नगी के पास आ तो गया था, लेकिन उसका व्यापार पोहार में पूरी तरह से सिमट गया था। तो उसके मन में आता है कि पोहार एक बहुत छोटी जगह है, क्यों ना तमिल देश के सबसे बड़े शहर मदुरै में जाया जाए। उस समय मदुरै पर पांड्या शासन चला करता था और पोहार चोल साम्राज्य के अधीन आता था। लेकिन आने जाने में तमिल वासियों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। व्यापार हर जगह किया करते थे या हर जगह कर सकते थे। कोवलन कन्नगी से कहता है कि मैं मदुरै जा रहा हूँ, वहाँ व्यापार करूँगा, पैसे कमाऊँगा, बड़ा आदमी बनूँगा, फिर तुम्हें लेने आऊँगा। उसके बाद हम बहुत अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। कन्नगी कहती है कि ना 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 जी, ना जी, ना जी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकती हूँ। कोवलन कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि मदुरै कैसा है। तुम्हारे पोहार के जैसा इतना छोटा सा मदुरै नहीं है। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पे जाने का रास्ता बहुत पथरीला है, जंगली है। वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हारे कोमल कोमल पाँव छिल जाएंगे, खून निकल आएगा। लेकिन कन्नगी नहीं मानती है और निकल पड़ती है अपने जीवन का 2.0 अर्थात नया अध्याय शुरू करने के लिए। पोहार की अट्टालिकाओं को छोड़ कोवलन तड़के सुबह मदुरै की ओर कन्नगी को लेकर निकल पड़ता है। रास्ता लंबा था और जंगली भी, तो बड़ी सावधानी के साथ दोनों चल रहे थे। नदियों पहाड़ों को पार कर रहे थे। ग्रीष्म की तपन होने के कारण दिन का सफ़र रात में भी कभी कभी करना पड़ता था। इसी बीच में चलते चलते एक जैन साध्वी जी के पास पहुंचते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में तमिल देश में जैन धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव था। इतिहासकार मानते हैं कि 10वीं शताब्दी तक तो जैन धर्म तमिल प्रदेश का मुख्य धर्म बना रहा था। जब आज से 2200-2300 साल पहले आचार्य भद्रबाहु जी श्रवण बेलगोला आए तो उन्होंने 800 मुनिराजों के भारी भरकम समूह को तमिल प्रदेश की ओर रवाना किया और तमिल प्रदेश में जैन धर्म की सुप्त पड़ी गति को एक बार और बढ़ावा दिया। आप अगर चंद्रगुप्त जी के बारे में और अधिक जानना चाहते तो हमने इस पर भी पहले वीडियो क्रिएट किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वह देख सकते हैं। खैर, अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। कोवलन और कन्नगी को रास्ते में चलते चलते एक जैन साध्वी जी दिखती हैं, जिन्हें देख वह धन्य हो जाया करते हैं। साध्वी जी उन्हें उपदेश देती है और कन्नगी और कोवलन का परिचय लेती है। कोवलन के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख होता है और कन्नगी का चेहरा देख वो दया से भर उठती हैं। उन दोनों की भावनाओं को देख करके जैन साध्वी जी भी उनके साथ मदुरै की ओर अग्रसर हो जाया करती हैं। जैन आर्का जी के साथ कोवलन भी मदुरै की ओर कदम बढ़ाने लगता है। कई दिनों के विहार के बाद बड़ी बड़ी मदुरै नगर की ऊंची ऊंची इमारतें कुछ धुंधली धुंधली सी दिखाई देने पड़ने लगती हैं। जैन साध्वी माता जी की सानिध्य में कन्नगी को एक परिचित के ही घर में वह ठहरने का आदेश दे देती हैं और यहाँ कोवलन व्यापार की तलाश में जाने को उद्यत होता है। लेकिन अब व्यापार कोवलन करे तो करे कैसे? क्या था उसके पास, क्या है उसके पास? सब कुछ तो उसने अपने गलत आदतों में गवा दिया और खाली झोला लेकर के वह अब चला जा रहा है व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ फिर से कन्नगी का एक बहुत ही आदर्श चेहरा सामने आता है। कोवलन से कहती है कि आप जा रहे हैं, लेकिन किस में व्यापार करेंगे? कोवलन कहता है मेरे पास है ही क्या। कन्नगी अपने को मिले वो 2 नुपुर में से एक नुपुर कोवलन को देती है और कहती है कि आप इसे ले जाइए और इससे जो भी पैसा आपको बेचकर मिले उससे आप नया व्यापार शुरू करिए। कोवलन मना करता है कि ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो तुम्हारी निधि है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है और मैं इसे बेचाऊँ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन कन्नगी ने कहा सो कहा, कोवलन को करना पड़ा।
कोवलन निकल जाता है मदुरै के हरे भरे व्यापारिक गलियों में, जहाँ के बाजार ठसाठस भरे थे। मदुरै के बाजारों में एक अलग ही रौनक थी। बाजार क्या, जोहारियों की जमात खड़ी थी। कोवलन एक सुनार के पास जाता है। सुनार कहता है, भाई बोलो क्या चाहिए या यहीं खड़े रहोगे? कोवलन कहता है, खरीदना नहीं है, बेचना है। क्या? ये नुपुर। सुनार की बड़ी बड़ी आंखें नुपुर को फाड़ फाड़ के देख रही थीं। सुनार कहता है, अरे यह तो अनमोल है, ये तो बस राज परिवार के पैरों में शोभा दे सकता है। और कहता है कि तुम अभी ये रख लो, मैं राजा जी से बात करके तुम्हें इसका उचित मूल्य दिलवाता हूँ। कोवलन चला जाता है। तभी सुनार की दुकान में काम करने वाले सेवक झपट के बोलता है कि सेठ जी, ये तो वही है। सुनार बोलता है, शांत रहे, आवाज़ मत कर, बात बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये नुपुर ठीक वैसा ही है जो हमने रानी से चुराया था। अब हम अपने बदले इसको फंसा देंगे। इतना कहकर सुनार राजमहल की ओर चल देता है। दरअसल मित्रों, जिस प्रकार का नुपुर अर्थात एक पायल कन्नगी के पास थी, उसी प्रकार की वही नुपुर पांड्या राज्य की राजरानी अर्थात महारानी के पास भी वैसी ही ठीक नुपुर थी। लेकिन उस नुपुर को उस सुनार ने चुरा लिया था और यह बात पांड्य नगर में बहुत जोर शोर से फैल भी गई थी। सुनार ने जैसे ही उस नुपुर को देखा तो सोचा कि मैं अपने नुपुर के बदले इसको फंसा दूंगा और खुद बाइज्जत बली हो जाऊंगा। पांड्य साम्राज्य का राजमहल। पांड्य राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए उनकी प्रजा उन्हें न्याय प्रियता के लिए उन्हें जानती थी। सच मायनों में पांड्य राज बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। उनके राजमहल में कोई भी न्याय के बिना नहीं जाया करता था, यह उनकी प्रसिद्धि थी। न्याय करना उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, इसलिए उनके राज्य में अन्याय शून्य मात्र, अपराध तो होते ही नहीं थे। सुनार अपने भारी भारी कदमों से राजमहल में प्रवेश करता है और राजा से कहता है कि राजन, हे राजन, रानी का नुपुर मैंने देखा है, रानी की पायल मैंने देखी है। राजा को पहले सुनार की बातों पे कोई विश्वास नहीं होता, लेकिन बार बार कहने पर राजा सुनार को झड़क कर कहता है कि 2 सैनिक ले जा, अगर नुपुर मिले तो उस पापी का वध करके नुपुर ले आना। और इधर सुनार उन 2 सैनिकों को लेकर के कोवलन की खोज में निकल पड़ता है। कुछ देर खोजने के बाद सैनिक कोवलन को ढूंढ लेते हैं। सुनार कहता है, ये वही है जिसके पास नुपुर है। कोवलन को कुछ समझ में नहीं आता है, वह बिल्कुल एक बालक की भांति खड़ा रहता है। तभी सैनिक सुनार से कहते हैं कि हम तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लें कि ये वही है। सुनार कोवलन से कहता है कि ये राजभट राजमहल से हैं, अपना वह नुपुर दिखाओ जिसकी मैंने बात की थी। कोवलन सहज रूप से उन्हें नुपुर दिखलाता है और सुनार उन्हें सैनिकों के हाथों में दे करके कहता है कि ये देखो, ये वही नुपुर है जो राजमहल से महारानी का नुपुर चोरी हो गया था। इस चोर ने वो चुरा लिया था और मुझे बेचने आया था, यही चोर है। कोवलन चिल्लाया कि ये क्या कह रहे हो तुम, मैं चोर नहीं हूँ, ये सब झूठ है। पर सैनिक तो राज आज्ञा में बंधे हुए थे। सैनिकों ने कोवलन के पेट में मोटे मोटे भाले गाड़ दिए और कोवलन की जीवन लीला समाप्त करके नुपुर लेकर के महारानी के चरणों में डाल दिया। अब वह नुपुर महारानी के चरणों में शोभा दे रहा था। इधर कन्नगी को वो समाचार मिला तो बिजली कौंध गई। कन्नगी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो भागी भागी जाती है सुध बुध खो करके। मेरे स्वामी कहाँ हैं, मेरे स्वामी कहाँ हैं। सामने अपने स्वामी का शव देखकर रो पड़ती है। उसके रुदन का इतना गहरा स्वर होता है कि उसके रुदन से मदुरै की अट्टालिकाएं भी कांपने लगी थी। कन्नगी का तो सब कुछ लुट गया। कन्नगी आधारहीन हो चुकी थी। कन्नगी की आंखों में आंसू के साथ क्रोध का वो लावा उबल रहा था जिससे पूरा का पूरा मदुरै शहर ध्वंस होने जा रहा था। कन्नगी राजमहल के बाहर होकर चिल्लाती है
कि हे पांडव नरेश, हे पांडव नरेश, कहाँ हो तुम? क्या यही है तुम्हारी न्यायप्रियता? क्या यही है तुम्हारे राज्य में न्याय? क्या यही है तुम्हारा शासन? क्या यही है तुम्हारी न्यायप्रियता? अगर यही है तुम्हारी न्यायप्रियता तो थू है तुम्हारे न्याय पर। राजमहल के बाहर टंगे घंटे को कन्नगी बजाती है, पूरा शहर चौंक पड़ता है। सैनिकों को ललकारते हुए कन्नगी राजसभा पहुंचती है। वहां पांडव नरेश अपनी महारानी के साथ विराजित थे। कन्नगी का करुण नाद होता है, पूरी सभा कांप जाती है। कन्नगी कहती है कि पांडव नरेश, तुम किस गर्व के अभिमान में झूल रहे हो? इस दुष्टता की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। पांडव नरेश कहता है, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? तुम हो कौन? कन्नगी बोली कि तुमने मेरे पति की जान ली है, मेरे कोवलन के प्राण हरण किए हैं। राजा बोले, वो निर्दोष नहीं था, वो चोर था, और पांड्य राज्यों में चोरों का कोई स्थान नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही दंड है, वो है मृत्यु दंड। कन्नगी का चेहरा लाल लाल हो गया। वो चीख पड़ी कि निर्लज्ज, तूने कैसे जाना कि मेरे स्वामी चोर हैं? कैसे जाना? तभी एक मंत्री झपाक से बोल पड़ा कि कन्नगी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वो चोर नहीं है? कन्नगी अपने हाथ में लिया हुआ नुपुर ऊंचा कर देती है। और मित्रों, यह मुद्रा कन्नगी की जो थी, तमिलनाडु में आज साहस की मुद्रा का प्रतीक है। राजा अपनी महारानी से कहता है कि वो पायल मुझे दो। रानी कहती है कि मेरे पायल में मोती भरे हुए हैं। कन्नगी कहती है कि मेरे पायलों में रत्न भरा हुआ है। राजा रानी की पायल को जमीन पर पटक देता है और मोती खिलखिलाकर चमक उठते हैं। कन्नगी क्रोध की ज्वाला में नुपुर को जमीन पर पटकती है, जिसमें से रत्न उमड़ पड़ते हैं। राजा भौचक्का रह जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे हाथों से ये क्या हो गया? पूरी सभा विच्छिन्न हो जाती है। राजा कन्नगी के पैरों में गिर पड़ता है। राजा को भान हो गया है कि उसने क्या कर दिया है। पांड्य राजा सही मायनों में न्यायप्रिय राजा था। उसकी न्यायप्रियता को तमिल देश में मिसाल के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वह चूक गया। घोर अनर्थ हो गया। राजा भौचक्का हो जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता है। वह कन्नगी के चरणों में पड़ता है और इतना ज़्यादा उसे इस चीज़ का आघात लगता है कि उसी क्षण राजा अपने प्राण त्याग देता है। मित्रों, मेरी समझ में पांड्य नरेश भी न्यायप्रियता से देखा जाए तो भारतीय राजाओं के आदर्श राजा हैं। गलतियां सबसे हो जाया करती हैं, लेकिन गलतियों का इतना बड़ा आघात पांड्य नरेश को लगा कि उनके उसी समय प्राण पखेरु उड़ गए। अपने राजा की विकलता की ये मुद्रा रानी से देखी ना गई। महारानी कहती हैं, स्वामी स्वामी ये क्या हुआ आपको? लेकिन तब तक तो राजा ये संसार छोड़ चुके थे। महारानी भी ये दुख सहन ना कर पाए और महारानी भी मूर्छित हो गईं और इस संसार को उन्होंने विदा कर दिया। पर कन्नगी की आत्मा को शांति कहाँ? उसका तो सब कुछ लुट गया, जिसके लिए उसने 3 साल तक प्रतीक्षा की। उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उसे पांड्य नरेश ने, पांड्य राज ने उससे छीन लिया। कन्नगी को अभी विराम न था। कन्नगी की आंखों में ज्वाला का वह लावा उठ रहा था कि कहते हैं कि कन्नगिरी ने ऐसा श्राप मदुरै नगर को दिया कि मदुरै नगर पूरा का पूरा जल के भस्म हो गया। मित्रों, कन्नगी उसके बाद चेर साम्राज्य में जाती है, जहाँ चेर राजा उसका यथोचित सम्मान करते हैं और राज्य में उन्हें उच्च पद देते हैं। उन्हें माँ से संबोधित किया जाता है। मित्रों, कन्नगी भारतीय नारियों का आदर्श है। तमिलनाडु में आज भी उन्हें पूजा जाता है उनके गुणों के कारण। कन्नगी आदर्श भारतीय नारी है। उन्हें यह देश हमेशा सम्मान देता आया है और हमेशा सम्मान देता रहेगा। जैन मुनि इडिंगो अडिगल के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य तमिल साहित्य के प्रारंभिक महाकाव्य की सुगंध लिए हुए है। कन्नगी के सतीत्व के साथ साथ जैनत्व का भान कराते हुए इसकी कहानी आगे बढ़ती है। कन्नगी और कोवलन के जीवन में जैन साध्वी जी के द्वारा दिया गया उपदेश बड़ा काम का आया। कोवलन जब
अपनी पुरानी जिंदगी में लौट रहा था तो जैन साध्वी जी ने ही उसे अपनी इस जिंदगी में दृढ़ किया। उन्होंने कन्नगी के मार्मिक स्वरूप को समझा, उन्होंने कन्नगी के हृदय को समझा और कन्नगी को भी बड़ा अच्छा उपदेश दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जैन मुनियों ने दक्षिण भारत के साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया है, न सिर्फ तमिल बल्कि कन्नड़ साहित्य को भी बड़ा समृद्ध बनाया है, जिसमें से यह सिर्फ एक महाकाव्य है। ऐसे न जाने कितने महाकाव्य आज उपेक्षित पड़े हुए हैं, जिनको हम अपने जियोजेनिज पर बहुत ही जल्द लाना चाहते हैं।